हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 बिजनेस स्टडीज़ के कोड बी के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ या व्यवसायिक अध्ययन के पेपर से संबंधित जो इंस्ट्रक्शन है इनको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हमारा पहला क्वेश्चन है 8 नंबर में, नियोजन की परिभाषा लिखिए और नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो ये 8 नंबर का है, तो हमें उसी के हिसाब से अपना जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम नियोजन का अर्थ लिखेंगे, फिर उसकी परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद उसकी सीमाओं का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले नियोजन होता क्या है? भी कुछ करने से पहले सोच विचार करके योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। यह प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों को निर्धारित और उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं की योजना बनाना शामिल होता है। इसकी परिभाषा कुंटज और डोनेल के अनुसार क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे नियोजन की सीमाओं के बारे में। तो नियोजन की विभिन्न सीमाओं को हम निम्न प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। पहला है, नियोजन अलोचकता पैदा करता है। तो नियोजन में क्या होता है कि जैसे हम योजना बना लेते हैं और उसी योजना पर टिके रहने की कोशिश करते हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन करने में हमें समस्या आती है। दूसरी इसकी सीमा है, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में कार्य नहीं कर सकता। बिजनेस में अगर हम वास्तविक जीवन की बात करें तो बिजनेस में जो व्यावसायिक वातावरण है वो निरंतर परिवर्तनशील है। हर दिन नई परिस्थिति आती है, परंतु नियोजन करने के बाद हम इस परिवर्तनशील वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई आती है। तीसरा है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, क्योंकि नियोजन में जो योजनाएं हैं, जो हमारे स्टेप हैं, वो पहले ही निर्धारित कर लिए जाते हैं, इसलिए समय के अनुसार उनमें चेंज करने की जो रचनात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है। और इसकी हम कमियां लिख सकते हैं कि नियोजन से लागत बढ़ती है। भाई, नियोजन करने के लिए हमें तरह तरह की डेटा चाहिए, ग्राफ चाहिए, सूचना चाहिए, तो इन सब की वजह से नियोजन करने से लागत बढ़ जाती है। पांचवी इसकी कमी लिख सकते हैं कि नियोजन करने से निर्णय लेने में समय लगता है। और छठी है और सबसे महत्वपूर्ण, कि नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता कि आपने नियोजन कर लिया तो आपके सारे फैसले सही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम और थोड़ा विस्तार से इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में है, नियोजन की विशेषताओं का वर्णन करें। तो जैसा कि हमारे इन पहले दो क्वेश्चनों से ही स्पष्ट हो गया कि नियोजन है वो हमारा काफी महत्वपूर्ण अध्याय है, तो सभी विद्यार्थी इसकी तैयारी है वो बड़े अच्छे से करेंगे। तो नियोजन की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए ये हमारा वही 8 नंबर का है, तो थोड़ा सा हम नियोजन का अर्थ और परिभाषा देकर इस क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे, ताकि जो हमारे क्वेश्चन की लेंथ है वो एक ठीक ठाक हो जाए। उसके बाद हमें इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण, नियोजन है वो एक सर्वव्यापक प्रक्रिया है। दूसरी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है, यानी सबसे पहला कार्य है प्रबंध का नियोजन करना है। और इसकी विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि जो नियोजन का जो ध्यान है वो उद्देश्य की प्राप्ति पर केंद्रित होता है। हर नियोजन किसी एक टारगेट को लेकर किया जाता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। चौथी इसकी विशेषता लिख सकते हैं, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। ये नहीं कि हमने एक बार योजना बना दी और हमारा काम खत्म। हर रोज नई नई परिस्थिति आती है, तो हमें नए नए नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। पांचवा बिंदु हम लिख सकते हैं कि नियोजन भविष्यवादी होता है। नियोजन है वो भूतकाल के लिए नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य के लिए किया जाता है। छठी इसकी विशेषता लिख सकते हैं कि नियोजन में
निर्णयन शामिल होता है कि जब हम नियोजन करते हैं किसी खास परिस्थिति के लिए, तो हम उसमें निर्णय की को भी फिक्स करते हैं कि अगर ये सिचुएशन हुई तो ये निर्णय लिया जाएगा और ये परिस्थिति हुई तो ये निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार नियोजन प्रक्रिया में निर्णय की प्रक्रिया है वो शामिल हो जाती है। और एक बिंदु और इसमें हम लिख सकते हैं, नियोजन एक मानसिक कार्य है, यानी कि ये सोच समझ कर किया जाता है या मानसिक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। तो यदि हम चरण की व्याख्या करेंगे तो ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो इससे पहले हम चयन को थोड़ा सा अर्थ हम बता देंगे, चयन की जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन की आंसर की जो लेंथ है वो 8 नंबर के हिसाब से हो जाएगी। तो हम चयन प्रक्रिया का अर्थ बताएंगे कि चयन प्रक्रिया क्या होती है। चयन प्रक्रिया से अभिप्राय आवेदकों की बड़ी संख्या में से विभिन्न परीक्षाओं द्वारा योग्य प्रार्थियों को पूर्व निर्धारित संख्या में चुने जाने से है। यानी कि हम जो कैंडिडेट आए हैं, जितने के हमारे पास रिज्यूमे आए हैं, सीवी आए हैं, हम उनमें से योग्य जो अभ्यर्थी होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको चुनने की प्रक्रिया ही हमारी चयन प्रक्रिया कहलाती है। इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं, डेल योडर के अनुसार चयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रार्थियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक जिन्हें नौकरी दी जानी है और दूसरे जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी। अब चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण, तो चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं। सबसे पहला होता है प्रारंभिक जांच। इसमें जो कैंडिडेट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट वगैरह की जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि क्या वो संस्था में काम करने के योग्य हैं अथवा नहीं, या वो जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है वो पूरी कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पर चयन परीक्षाएं होती हैं। चयन परीक्षा होती है, तरह तरह की चयन परीक्षाएं होती है, जैसे बुद्धिमत्ता परीक्षा, कौशल परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यापार परीक्षण इत्यादि। तीसरे नंबर पर होता है रोजगार साक्षात्कार। कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू लिया जाता है उस जॉब से रिलेटेड जानकारी चेक करने के लिए। चौथे नंबर पर हम इसमें लिख सकते हैं संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की जांच। जो कैंडिडेट होता है उसकी रेफरेंस को चेक करते हैं और उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इसने पीछे किन किन कंपनियों में काम किया है, क्या ये हमारी कंपनी में काम करने के योग्य है अथवा नहीं। पांचवें चरण में हम लिखते हैं चयन निर्णय। अब तक हम जो कैंडिडेट हमने जिनका साक्षात्कार कर लिया, जिनकी हमने चेकिंग कर ली, उनसे संबंधित निर्णय ले लेते हैं कि हमें इनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, इनको फाइनल राउंड के लिए आगे भेजेंगे। छठे चरण पर उनका शारीरिक परीक्षण होता है, उनका मेडिकल वगैरह करवाया जाता है, क्योंकि कई जैसे जॉब ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक दक्षता है वो काफ़ी अनिवार्य हो जाती है। सातवें नंबर पर उसे जॉब प्रस्ताव दे दिया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर लेटर, कि भी आपको इस पोस्ट पर इस सैलरी पर आपको रखा जाएगा, आपका मिनिमम पीरियड इतना, आपको ये काम करना है, तो उसमें सारी डिटेल होती हैं। और आठवें नंबर पर हम लिख सकते हैं रोजगार का अनुबंध। जब कैंडिडेट भी यस कर देता है इस प्रस्ताव के लिए, तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि भाई आप ऐसे ऐसे आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको इतनी सैलरी होगी और आप हमारी जो प्लानिंग है वो और कंपनियों के साथ नहीं शेयर करेंगे, गोपनीयता बनाए रखेंगे। तो इस तरह की बातें होती है। तो ये हमारे चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। इसके अथवा में है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑन द जॉब, एक होती है ऑफ द जॉब। प्रशिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, कार्य से परे विभिन्न प्रशिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर लिखते हैं। तो पहले हम प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं। भाई प्रशिक्षण क्या होता है। तो प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों को किसी कार्य को कुशलतापूर्वक
संपन्न करने के लिए उनकी ज्ञान और निपुणता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। यानी हमने जो कैंडिडेट को जो चयन किया है उसमें बेसिक नॉलेज तो है उसे इस काम की, परंतु उसको अपनी फैक्ट्री के अकॉर्डिंग, अपनी फर्म के अकॉर्डिंग काम करने के लिए उसे सिखाया जाता है कि हमारी फैक्ट्री में काम ऐसे होता है। उसके जो प्रेजेंट ज्ञान है, उसकी जो निपुणता है, उसका जो कौशल है, उसमें और वृद्धि की जाती है फर्म के उद्देश्यों के अकॉर्डिंग। इसकी परिभाषा के बारे में हम लिखे तो हम लिख सकते हैं कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के काम को ही प्रशिक्षण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कार्य से परे। जैसा हमने बताया था कि ये हमारे दो होते, एक होता कार्य से परे, एक होता कार्यस्थल के ऊपर। तो कार्यस्थल के ऊपर तो जो प्रशिक्षण होता है वो होता है कि जब कर्मचारी को वास्तविक रियलिटी में ही सीधे फैक्ट्री में बुलाकर उसे रियल मशीनों के साथ रियल टाइम में उसकी ट्रेनिंग वगैरह है वो दी जाती है। दूसरा होता है कार्य से परे प्रशिक्षण। तो सबसे पहले इसी का अर्थ लिखेंगे, कार्य से परे प्रशिक्षण क्या होता है। कार्य से परे प्रशिक्षण से अभिप्राय कार्य, जो कार्यालय है, जो फैक्ट्री है, जो ऑफिस है, उससे अलग स्थान पर जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे बोला जाता है कार्य से परे प्रशिक्षण। तो यानी कि इसमें जो कैंडिडेट होता है, जो आवेदक होता है, उसको रियल ऑफिस में काम न करवा के उसे रियल ऑफिस जैसी मिलती जुलती जगह पर ही उसे ट्रेनिंग दी जाती है। यही कहलाता हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग या कार्य से परे प्रशिक्षण। तो इसकी कुछ एक विधियां हैं, इनकी विधियों के बारे में वर्णन करते हैं। एक होता है हमारा जो काफी टेक्निकल वर्ड है, प्रकोष्ठशाला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिबल्स। इसका क्या अर्थ होता है। प्रकोष्ठशाला से अभिप्राय जो हमारी ओरिजिनल जो ऑफिस है या जो हमारी फैक्ट्री है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता सेटअप तैयार किया जाता है, जिसे हम डमी ऑफिस बोलते हैं। डमी मशीनें होती है, वहां पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि कई बार जो रियल सिचुएशन में जो मशीनें हैं वो इतनी खतरनाक होती है कि नए आदमी को उनके पास ले जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो ऐसे कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए उन्हें वास्तविक मशीनों से मिलती जुलती मशीनों पर ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें उन मशीनें चलाने का अभ्यास करवाया जाता है। उसके बाद ही उन्हें रियल मशीनों के पास भेजा जाता है। तो इसे कॉमर्स के लैंग्वेज में प्रकोष्ठशाला या वेस्टिबल बोलते हैं। इसके अलावा जो कार्य से परे की जो विधियां हैं उनमें हम शामिल करते हैं गोष्ठी को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनार। उनकी स्पेशल कक्षा लगाकर भी उनकी ट्रेनिंग कर दी जाती है। और इसमें एक वर्ड और जोड़ सकते हैं हम, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। यानी कि जो नए कर्मचारी हैं उनको एक सुरक्षित वातावरण में उन मशीनों से, वो कहते हैं ना हैंड्स ऑन, उन मशीनों पर उसका हाथ जमाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये है हमारे कार्य से परे विभिन्न प्रशिक्षण विधियां। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विपणन के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो वही सेम रूल मैं आपको फिर से बताना चाहूँ। भाई 8 नंबर का है, कार्यों के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो अधूरा लगे। तो थोड़ा सा हम विपणन के बारे में थोड़ा बता देंगे। इससे क्या है, चेकर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमें अच्छे नंबर मिलने की संभावना है वो हो जाती है। तो विपणन क्या है कि विपणन को कई लोग क्रय मानते हैं, कई विक्रय मानते हैं और कई दोनों ही मानते हैं। तो विपणन का अर्थ क्या है। विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता की ओर प्रवाहित करती हैं। तो ये होती है हमारी विपणन की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं विपणन के विभिन्न कार्य है। तो इसके जो विपणन के कार्य हैं वो हमारी पुस्तकों में काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, फिर भी हम उनको ज़्यादातर को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा विपणन का पहला कार्य है जो बाजार से जो सूचनाएं आती हैं उनको एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना। दूसरे नंबर पर हम विपणन नियोजन के कार्य को शामिल करते हैं। इसमें योजना बनाई जाती है कि हम ऐसे ऐसे मार्केटिंग
करेंगे। तीसरे नंबर पर होता है उत्पाद का डिजाइन और उसका विकास। चौथे नंबर पर होता है हमारा परमापीकरण, यानी उत्पाद की क्वालिटी को जांचा जाता है कि क्या ये मार्केट में सफल होगा या नहीं। पांचवें नंबर पर उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग वगैरह किया जाता है, उस पर ट्रेडमार्क, उसकी एक विशेष पहचान है वो स्थापित की जाती है ताकि मार्केट में कस्टमर उसको देखते ही पहचान जाए और उसे खरीद ले। छठे नंबर पर नामकरण, जिसे इंग्लिश में हम ज़्यादा आसानी से जानते हैं ब्रांडिंग, उसका ब्रांड खड़ा किया जाता है। सातवें नंबर पर कस्टमर केयर सर्विस, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है कि उसकी पूरी सहायता की जाएगी यदि इस उत्पाद में कोई कमी होती है तो। आठवें नंबर पर उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसका प्राइस हम क्या रखेंगे, इसमें जो हमारे कंपटीटर होते हैं उनके प्राइस को भी ध्यान में रखा जाता है। नौवें स्टेप में हम इसको शामिल करते हैं संवर्धन। कई बार ये जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में ज़्यादा आसान होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रमोशन, यानी उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है अखबारों में या किसी बड़े जो प्रख्यात आदमी है उसके द्वारा उस पे तरह तरह के ऑफर देकर। 10वें नंबर पर उसका होता है भौतिक वितरण, यानी हम उत्पाद को मार्केट में भेजते हैं अपने गोदाम में जो अलग अलग जिलों में स्थित है, फिर वहां से आगे रिटेलर के पास भेजते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं वितरण में शामिल होती हैं। 11वें नंबर पर होता है परिवहन, कि उसको हम किस माध्यम से आगे भेजेंगे। और लास्ट में होता है हमारा संग्रहण, कि जैसे फैक्ट्री में उत्पाद बनता है उससे जाता है वो होलसेल डीलर के पास, होलसेल डीलर से जाता है वो रिटेलर के पास, तो इन बिटवीन उत्पाद को कहीं स्टोर करके रखना होता है, यही कहलाता है हमारा संग्रहण। तो ये थे हमारे विपणन के कार्य। अब बात करते हैं विज्ञापन से आपका क्या अभिप्राय है और यह व्यक्तिगत विक्रय से किस प्रकार भिन्न है। तो विज्ञापन क्या होता है, तो सबसे पहले हम विज्ञापन के अर्थ के बारे में बात करेंगे। विज्ञापन का अर्थ क्या है। विज्ञापन से अभिप्राय संभावित उपभोक्ताओं को किसी खास उत्पाद या सेवा या विचार की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाना ताकि वो उसकी ओर आकर्षित हों और उसे खरीदें। और इसमें उपभोक्ता को ये विश्वास दिलाया जाता है कि हमारा जो उत्पाद है, हमारी जो सेवा है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो कहने मतलब अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना, उसकी जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा व्यक्तिगत विक्रय से किस प्रकार अलग है। तो इसमें हम अंतर को लिख सकते हैं, विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। व्यक्तिगत विक्रय, तो विज्ञापन के सबसे पहले तो हम इनका अर्थ लिख सकते हैं। विज्ञापन का अर्थ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है। व्यक्तिगत विक्रय से अभिप्राय है विक्रय के ऐसा माध्यम जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने बैठते हैं। ये जो व्यक्तिगत विक्रय है वो ज्यादातर भारी मशीनों या बड़े मूल्य की वस्तुओं के लिए किया जाता है। और इसमें हम लिख सकते हैं संदेश। विज्ञापन में जो मैसेज होता है, जो सूचना होती है, वो सारे संभावित ग्राहकों के लिए एक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी साबुन का वो विज्ञापन देखेंगे तो वही विज्ञापन हरियाणा के लिए, वही पंजाब के लिए, वही मध्य प्रदेश के लिए। परंतु जो व्यक्तिगत विक्रय है वो अलग अलग उपभोक्ताओं के साथ अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ किया जाता है। तीसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं कि जो विज्ञापन उसमें लोचशीलता का अभाव होता है, यानी कि इसको हम परिस्थितियों के अनुसार चेंज नहीं कर सकते या अलग अलग उपभोक्ताओं के सामने इसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि व्यक्तिगत विक्रय पर्सन टू पर्सन होता है, इसलिए इसमें पर्याप्त लोचशीलता होती है। चौथे नंबर पर इसमें जो विज्ञापन में जो सूचना है एक ही टाइम में अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय में एक बार में केवल एक ही उपभोक्ता से संपर्क किया जाता है। पांचवें बिंदु की बात करें तो विज्ञापन में जो ओवरऑल जो लागत है वो
कम होती है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय में अधिक होती है, क्योंकि इसमें हर एक कस्टमर के पास इंडिविजुअली जाया जाता है, उससे मीटिंग फिक्स की जाती है, उसे समझाया जाता है। इसी से मिलता जुलता पॉइंट हम लिख सकते हैं समय। विज्ञापन में कम समय में अधिक उपभोक्ताओं को लक्ष्य बनाया जा सकता है, परंतु व्यक्तिगत विक्रय में एक बार में केवल एक ही लक्ष्य होता है, इसलिए सभी ग्राहकों को कवर करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके माध्यम भी हम लिख सकते हैं। जो विज्ञापन है रेडियो, टीवी, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से होता है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय है वो जो हमारे सेल्स एजेंट है उनके द्वारा किया जाता है। तो ये काफी अंतर हो गए। एक दो अंतर और लिखना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भी विज्ञापन है उन वस्तुओं के लिए अधिक लाभदायक होता है जो संख्या में अधिक होते हैं, यानी कि हम एक विज्ञापन से लाखों उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचा सकते हैं, जबकि व्यक्तिगत विक्रय उस समय लाभदायक होता है जब जो हमारे संभावित ग्राहक है वो बहुत कम होते हैं, या जो उत्पाद है वो काफी महंगा होता है, हर कोई इसको खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमें हर एक किसी के आगे विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है उद्यमिता की विशेषताएं बताइए। राइट द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो उद्यमी होता है वो क्या होता है? उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो हमारे उत्पादन के कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, इनके माध्यम से अपना बिजनेस शुरू करता है, उत्पादन करता है और उन्हें बेचता है और लाभ प्राप्त करता है। तो इसकी विशेषताएं लिखें तो सबसे पहला है रुचि कह लो या जुनून कह लो, कि जो एक उद्यमी है उसको उसमें जुनून है वो होना चाहिए सफलता के लिए। दूसरा है उसमें जोखिम लेने की क्षमता होनी होनी चाहिए, क्योंकि नया बिजनेस में स्थापित करने में काफी जोखिम होता है, तो उसके अंदर ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, उसे नवाचार कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या उसको कह लो इनोवेटिव होना चाहिए, कि वो नए नए विचार करे, नए नए आइडियाज लाए और अपने उद्योग को, अपने उद्यम को सफल बनाए। चौथी जो क्वालिटी जो महत्वपूर्ण है कि उसमें नेतृत्व कौशल होना चाहिए। पांचवा बिंदु इसमें हम लिख सकते हैं खुला मस्तिष्क। उसका मस्तिष्क है वो नए विचारों के लिए खुला होना चाहिए, तभी वो नई नई चीजें सोच पाएगा। छठी है उसे लोचदार होना चाहिए। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसे अपने फील्ड का मास्टर होना चाहिए उसे, तभी वो मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे उसमें निर्णय लेने की क्षमता है वो होनी चाहिए। तो 4 नंबर में इतने पॉइंट काफी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो पूंजी बाजार एवं मौद्रिक बाजार में क्या अंतर है? तो ये हो जाएंगे हमारे पूंजी बाजार और ये हो जाएगा हमारा मौद्रिक बाजार। सबसे पहले पूंजी बाजार के बारे में डिफाइन कर दो। पूंजी बाजार में जो हमारी दीर्घकालीन जो वित्तीय आवश्यकता है उनको पूरा किया जाता है, जबकि मौद्रिक बाजार में अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जो वित्त से संबंधित आवश्यकताएं होती हैं उनको। दूसरे बिंदु पर हम इसमें लिख सकते हैं कि भी पूंजी बाजार की जो संस्थाएं होती हैं वो होती वित्तीय संस्थाएं, बैंक, कंपनियां, विदेशी निवेशक और साधारण जनता, जबकि जो मुद्रा बाजार है उसमें अल्प सूचना ऋण, खजाना बिल जिसे हम ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं, वाणिज्यिक बिल, कमर्शियल पेपर, जमा प्रमाण पत्र आदि। तीसरे बिंदु पर हम लिख सकते हैं कि जो पूंजी बाजार होता है उनका अंकित मूल्य है वो कम होता है, जैसे 10 रुपए, 100 रुपए इत्यादि, जबकि जो मौद्रिक बाजार में जो विनियोग की राशि है वो अधिक राशि के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो अल्प सूचना जो ऋण होते हैं, शॉर्ट नोटिस लोन होते हैं, उनकी जो मिनिमम जो अमाउंट है वो 10 करोड़ रुपए होता है। चौथे नंबर पर हम इसमें अवधि वाला पॉइंट वही अर्थ से आ जाएगा कि इसका जो संबंध है वो 1 वर्ष से अधिक होता है, 1 वर्ष से अधिक, जबकि जो मुद्रा बाजार का जो संबंध है 1 दिन से लेकर 1 वर्ष के मध्य होता है हमारा मौद्रिक बाजार।
ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले 4 घटकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो जो हमारे वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले जो घटक होते हैं, सबसे पहला हम इसमें लिख सकते हैं लागत की। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जिस साधन से हम जो हमारा फाइनेंस कर रहे हैं, वित्तीय प्रबंध कर रहे हैं, उसकी लागत क्या है। जैसे शेयर कैपिटल से करना है, डिवेंचर से करना है, तो इसमें हम उनकी लागत कैलकुलेट करते हैं। दूसरा होता है हम जोखिम को देखते हैं कि किस साधन में, वित्त के साधन में कितना जोखिम है। इसके अलावा हम उसकी निर्गमन की लागत है, भाई शेयर इशू करेंगे तो हमें कितनी लागत आएगी, डिवेंचर इशू करेंगे तो कितनी लागत आएगी, लोन वगैरह लेंगे तो कितनी लागत आएगी। तो ये सारे उसकी निर्गमन की लागत चेक करके ही हम वित्तीय निर्णय लेते हैं। चौथा है रोकड़ प्रवाह की स्थिति, भाई फर्म का जो कैश फ्लो है वो कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है, उसके आधार पर भी हम वित्तीय निर्णय, फर्म है वो वित्तीय निर्णय लेती है। पांचवा घटक इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं, जिसने हम बोलते हैं परिचालन लागत, उनका क्या स्टेटस, उनके अकॉर्डिंग हम संस्था के लिए वित्तीय निर्णय लेते हैं। छठा है हम नियंत्रण की मात्रा को देखते हैं कि भाई जिस साधन से हम वित्त का प्रबंध कर रहे हैं वो उसका हमारी फर्म पर कैसा नियंत्रण होगा। आमतौर पर कम नियंत्रण वाली जो साधन उन्हें ही चुना जाता है। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं इसमें भी, जैसे शेयर बाजार कह लो या पूंजी बाजार कह लो, उसकी क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग भी हम वित्तीय निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 नंबर में, नियोजन एवं नियंत्रण में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसके उत्तर की व्याख्या है हम 2 चरणों में करेंगे। तो पहला हमारा चरण होता है कि नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन होता है। नियोजन अर्थहीन होता है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। कि भाई हमने योजना तो बना ली परंतु उस पर कंट्रोल नहीं किया, कर्मचारियों को नियंत्रण नहीं किया, तो वो है मीनिंगलेस हो जाएगी। दूसरी इसका जो बिंदु है कि नियोजन के अभाव में अंधा होता है, नियोजन के अभाव में अंधा होता है। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, कि हम केवल नियंत्रण ही करें, योजना नहीं बनाए, तो जो हमारा नियंत्रण है वो अंधा होगा। तो आप इस प्रश्न को, इन दोनों बिंदुओं को विशेष रूप से तैयार करें, पेपर में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। ये हो गया हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले जैसे अर्थ लिख देंगे कि भी जो औपचारिक संगठन में जो अधिकार संबंध होते हैं उनके ढांचे के रूप में प्रबंध द्वारा उत्पन्न किए गए संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं, यानी इनका जो ढांचा है फिक्स्ड होता है। जबकि अनौपचारिक में आपसी संबंधों के आधार पर जो स्वतः उत्पन्न संगठन होता है उसे अनौपचारिक संबंध कहते हैं। इसकी स्थापना कहाँ से होती है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी स्थापना संगठन के जो नीति हैं और जो नियम हैं उनके आधार पर होती है, जबकि इसकी इनफॉर्मल की, अनौपचारिक की जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं उनके आधार पर होती है। तीसरा इसमें अंतर हम लिख सकते हैं कि जो औपचारिक संगठन होता है उसमें जो अधिकार होते हैं संगठन में स्थापित पदों के कारण उत्पन्न होते हैं और ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि अनौपचारिक में जो संबंध होते हैं, अधिकार होते हैं, जबकि
अनौपचारिक संगठन में अधिकार है वो व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न होते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर लिख सकते हैं कि जो औपचारिक संगठन होते हैं उसमें सोपान श्रृंखला का पालन किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल में ऐसी कोई श्रृंखला नहीं होती। यह अधिक स्थिर होता है। जो औपचारिक है स्थिर होता है, टिकाऊ होता है, क्योंकि ये संगठन के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बना हुआ है, तो इसको फॉलो करना अनिवार्य हो जाती है, इस वजह से स्थिर होता है। जबकि इतना स्थिर नहीं होता, क्योंकि इस जो व्यक्तिगत संबंध है वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसमें जो नेतृत्व होता है वो उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा नेतृत्व किया जाता है, जबकि जो अनौपचारिक संगठन होता है इसमें नेता चुना जाता है। जो ग्रुप में जो सबसे समझदार कह लो या जो सबसे लोकप्रिय कह लो, उसे ही आमतौर पर अनौपचारिक संगठन का नेता मान लिया जाता है। तो 4 नंबर के लिए इतना काफी है। हमारा 4 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं। पहले पाठ में से है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध की विशेषताएं, काफी विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कि ये एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, कि इसमें ये जो प्रबंध है वो किसी उद्देश्य के लेकर किया जाता है। दूसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं कि ये एक सर्वव्यापक प्रक्रिया। प्रबंध चाहे वो कंपनी छोटी हो बड़ी हो, हर एक को इसकी जरूरत होती है। प्रबंध एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें हर क्षेत्र के बारे में सोचा जाता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, कि ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होती है, लगातार चलते रहते हैं। जब तक कंपनी चलेगी तब तक उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 5वें बिंदु पर, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया होती है, एक आदमी से मैनेजमेंट नहीं होता, सबको मिलजुल कर सहयोग करना पड़ता है, तभी प्रबंध कामयाब होता है। इसके अलावा इसमें लिख सकते हैं हम कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है, इसमें हर दिन चेंज आते रहते हैं। और 7वां और सबसे महत्वपूर्ण, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इसको हम देख नहीं सकते, परंतु इसका जो महत्व है वो इतना ज्यादा होता है कि इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी होता है। अब यहां से शुरू हो जाते हैं हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता के सिद्धांत का वर्णन करो। तो जैसा कि आप सबको पता हुआ कि ये जो सिद्धांत है हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में से एक है। तो इस सिद्धांत का, आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को एक समय में केवल एक ही अधिकारी से आदेश है वो मिलने चाहिए, तभी वो उनके निर्देशों का पालन है, आदेशों का पालन है वो आसानी से कर सकता है, और उसे उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उसी को रिपोर्ट करे, उसी को अपनी सफलता या असफलता के बारे में बताए और उसी से आदेश ले। तो ये होता है हमारा आदेश की एकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा लिखिए। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध का संबंध है हमारा FW टेलर से। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ होता है कि जो प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना। तो ये जो सिद्धांत है, FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का फादर माना जाता है। तो उन्हीं की परिभाषा हम इसमें लिख देंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं, और फिर ये देखना कि इस काम को वो सर्वोत्तम ढंग से करें और सस्ते ढंग से करें। आगे बढ़ते हैं हम। अधिकार अंतरण के कोई 2 लाभ लिखिए। तो इसके काफी लाभ हैं, तो हमने दो लिखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं भी, कर्मचारियों का अभिप्रेरण। जब उच्च अधिकारी अपने काम को कर्मचारियों से करवाते हैं तो उनमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लिख सकते हैं कि जो अधिकारी होते हैं और जो अधीनस्थ होते हैं उनके बीच में संबंध है वो मजबूत होते हैं, उनके संबंधों में स्थायित्व आता है। एक दो और इसमें हम लिख सकते हैं भाई, कर्मचारियों का विकास होता है, और जो जो उच्च प्रबंधक है उसका जो दायित्व, जो भार, कार्य भार है उसमें थोड़ी कमी आती है, और वो अच्छे से अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकता है। कार्यभार में
कमी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभावी संप्रेषण की कोई दो बाधाएं लिखिए। ये हमारा संदेश वाहन वाले पाठ में से है। तो प्रभावी संप्रेषण की दो बाधाएं, इसमें 3-4 बाधाएं होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी भाषा संबंधी बाधाएं या सांकेतिक बाधाएं कि भाई हम बोलना कुछ चाहते हैं और सामने वाला समझता कुछ हो रहा है, तो ये कहलाती है हमारी भाषा संबंधी बाधाएं। दूसरा होता है हमारी मनोवैज्ञानिक बाधाएं कि जो अधिकारी समझाना कुछ चाहते हैं परंतु जो कर्मचारी हैं वो भी उनके मन में कुछ और उथल पुथल चल रही है, उसको समझ नहीं पाते या वो भावनात्मक रूप से अपने आप को मोटिवेटेड नहीं पाते। तो ये होती है हमारी भावनात्मक बाधाएं या मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तीसरी होती है हमारी संगठनात्मक बाधाएं, जैसे सोपान श्रृंखला से रिलेटेड पॉइंट है ये। कई बार सोपान श्रृंखला इतनी कठिन हो जाती है कि वो संप्रेषण वो प्रभावी नहीं रह पाता। और सबसे मेन है व्यक्तिगत बाधा। हर एक व्यक्ति में कुछ एक कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, तो इनके कारण जो बाधाएं आती है वो कहलाती है हमारी व्यक्तिगत बाधाएं। अभिप्रेरण की दो विशेषताओं का वर्णन करें। एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो अभिप्रेरण की विशेषताएं की बात करें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव होते हैं कि ये जो मोटिवेशन है वो अंदर से होता। आंतरिक प्रेरणा कह लो, आंतरिक अभिव्यक्ति कह लो या आंतरिक अनुभव कह लो, ये अंदर से फील होती है। दूसरा कि अभिप्रेरण से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार उत्पन्न होता है, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जोश आता है। अभिप्रेरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। भाई अगर आप ये करोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, तो ये है हमारा सकारात्मक। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको ये दंड मिलेगी, तो ये कहलाती है हमारी नकारात्मक अभिप्रेरण। चौथा, अभिप्रेरण एक जटिल प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति पर सेम अभिप्रेरण काम नहीं करता, तो अभिप्रेरण एक जटिल प्रक्रिया होती है। अलग अलग व्यक्तियों पर इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो 2 नंबर में इतना काफी है। 15वें नंबर पर शेयर बाजार के कोई दो कार्य लिखिए। शेयर बाजार के कार्यों में सबसे प्रमुख है वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता पैदा करना। शेयर बाजार में ही एक दूसरे कंपनियों के स्टॉक खरीदे जाते बेचे जाते, तो उससे उनमें तरलता उत्पन्न होती है। शेयर बाजार का सबसे मेन कार्य है। दूसरा है प्रतिभूति होती है, जो शेयर होते हैं उनका मूल्य निर्धारण करना, ये भी शेयर बाजार का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा शेयर बाजार का कार्य क्या है, जो आर्थिक लेन देन होते हैं उनकी सुरक्षा करना, उसमें कोई फ्रॉड नहीं, उसमें कोई चीटिंग न हो। और इसमें हम लिख सकते हैं सट्टे की सुविधा देना, कि जो सट्टे की जो सुविधा होती है उसके द्वारा भी आकर्षित होते हैं। तो शेयर बाजार में एक लाभ के लिए शेयर को खरीदना बेचना, ये सुविधा उपलब्ध कौन करवाता है? शेयर बाजार। आर्थिक विकास में भी योगदान देता है शेयर बाजार। ये भी हो गया हमारा 2 नंबर में, काफी पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट चैप्टर है उपभोक्ता संरक्षण वाले। इसमें से क्वेश्चन हमारा आना ही आना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए गए किन्हीं दो अधिकारों का वर्णन करें। तो काफी अधिकार दिए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। तो क्या क्या अधिकार हैं? पहला है जैसे सुरक्षा का अधिकार है, जो कंज्यूमर की सुरक्षा है वो मेन हो चाहिए। यदि कोई हानिकारक पदार्थ है तो उस पर क्लियरली ये मेंशन होना चाहिए। दूसरा है हमारा सूचना का अधिकार, कि ग्राहक को उस उत्पाद के बारे में सारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। तीसरा है चयन का अधिकार, कि उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप ये सामान खरीदो ही खरीदो। और यदि उपभोक्ता उससे संतुष्ट नहीं है प्रोडक्ट से, तो उसे शिकायत का अधिकार भी दिया गया है। और यदि उत्पाद खराब होने से यदि उसको कोई हानि होती है तो उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार भी दिया गया है। और सबसे मेन है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, कि उपभोक्ता को उसके बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। फर्म का कर्तव्य है कि वो उसे सारी सूचनाएं प्रदान करे ताकि उपभोक्ता का ज्ञान है वो बढ़े। तो ये हो गया हमारे उपभोक्ता के विभिन्न अधिकार। 17वां क्वेश्चन है उद्यमी और प्रबंधक में कोई दो अंतर लिखिए। तो इनमें अंतर
लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा उद्यमी, ये हो गया हमारा प्रबंधक। उद्यमी है वो संस्था का स्वामी होता है, जबकि प्रबंधक है वो कर्मचारी होता है। उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो नया संगठन बनाता, क्रिएट करता है, जबकि जो प्रबंधक होता है इस संस्था को चलाने में अपना योगदान देता है। एक अंतर और इसमें हम लिख सकते हैं कि उद्यमी को अपने प्रयासों के बदले में लाभ मिलता है, जबकि प्रबंधक को अपने श्रम के लिए, अपने कौशल के लिए वेतन मिलता है। तो ये 2 नंबर में इतने काफी हैं। और थोड़ा एक दो लाइन और लिखना चाहें तो भाई जो उद्यमी है वो व्यक्ति होता है जो भाई संगठन बनाता है, लैंड लेबर कैपिटल से उत्पादन करता है, अपने उत्पाद को बाजार में बेचता है और लाभ कमाता है, जबकि प्रबंधक इन सारी क्रियाओं को अपने कौशल से कुशल रूप से चलाने में योगदान देता है। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे एमसीक्यू एक एक नंबर वाले। सबसे पहला है हमारा, अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को डैश कहा, तो इसका जवाब है हमारा सरल विज्ञान। 19 का है, प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है। यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं हो गए, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो इसका जवाब है हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्या अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, क्या उत्तरदायित्व का अंतरण किया जा सकता है। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन का एरर है। अकाउंटेबिलिटी को उत्तरदायित्व के बजाय जवाबदेही कहना ज्यादा उचित है, तो जवाबदेही को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा सही उत्तर। प्रबंध के विस्तार की परिभाषा लिखे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये है, प्रबंध के विस्तार से अभिप्राय है अधीनस्थों की उस संख्या से है जिसे एक मैनेजर कुशलता पूर्वक संभाल सकता है। इसलिए संगठन के ढांचे को निर्धारित करने वाला एक मुख्य कारक होता है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं हमारे संकुचित, जिसमें कम अधीनस्थ होते हैं। एक होता है हमारे विस्तृत, यानी एक ही मैनेजर काफी अधीनस्थों को कंट्रोल करता है। 22 का, नियंत्रण प्रबंध का आधारभूत कार्य है, फंडामेंटल कार्य है, होता है कंट्रोलिंग। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। मानक प्रदर्शन एवं वास्तविक प्रदर्शन में अंतर का कोई एक कारण लिखो। तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण, या गलत परिमाप, अनिश्चितताएं। आगे चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर को, करंट एसेट में से यदि हम करंट लायबिलिटी को घटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, वर्किंग कैपिटल, या हिंदी में बोले तो कार्यशील पूंजी उसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी के ऊपर नोट आपको पेपर में मोस्ट पॉसिबल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेबी। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। बहुत आसान है, ये है हमारा 2019। बिजली के उपकरणों पर डैश मार्क का प्रयोग होता है, तो ये होता है हमारा आईएसआई। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से दोनों तीनों आप याद रखेंगे। बिजली पर के जो सामान होते हैं उन पर होता है हमारा आईएसआई मार्क। जो सोने के होते हैं उन पर होता है हमारा हॉलमार्क। और इसके अलावा जो खाने पीने की होती हैं उन पर होता है हमारा एग मार्क, यानी एग्रीकल्चर मार्क। जो खाने पीने की वस्तु होती है उन पर होता है हमारा एग मार्क। तो ये 2-3 आप इनको याद कर लेंगे। 28 का है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, वित्तीय कोषों की उपलब्धता की लागत को कम करना। ऑप्शन बी है जोखिम को नियंत्रण में रखना। ऑप्शन सी है उपलब्ध कोषों का प्रभावी उपयोग, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सारे के सारे हमारे वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, लीडरशिप इज बेस्ड ऑन सुपीरियर। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर नहीं दे रखा है, हिंदी में इसको बोलेंगे। जो नेतृत्व है किस पर निर्भर करता है, यानी नेता की कौन सी क्वालिटी पर निर्भर करता है, अधिकार पर, दायित्व पर, उत्तरदायित्व पर, या प्रेरक संप्रेषण। तो इसका ये हल्का सा मैं इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। इसका जो आंसर है वो डी होना चाहिए, प्रेरक संप्रेषण। क्या आप अपने भावनाओं को, विचारों को, सूचनाओं को यदि आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं तभी आप नेतृत्व कर पाएंगे। तो ये इसका 29 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो सेबी है किसका नियंत्रक है। तो जो सेबी है वो कैपिटल मार्केट को नियंत्रित करता है। मानसिक क्रांति लाने की बात है वो किसने की थी। मानसिक क्रांति लाने की बात है वो हमारे वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32, नीति निर्माण का कार्य है निम्न स्तर पर, मिडिल स्तर पर, टॉप लेवल पर। जो नीतियां होती हैं मुख्यतः टॉप लेवल पर ही बनाई जाती, पॉलिसीज। एंड आई गेस की लास्ट क्वेश्चन 33 का, निर्देशन में क्या शामिल नहीं है, प्लानिंग, नेतृत्व, संचार। तो हाँ, इसका आंसर है डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 व्यवसायिक अध्ययन सेट बी का सॉल्यूशन। आशा है आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो सॉल्यूशन है, वो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।